Recording in progress. तो कल की क्लास में हमने थोड़ा बहुत समझा था कि इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट कॉस्ट। तो कॉस्ट हमारा क्लासिफिकेशन हमने करी थी। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन कैसी थी? बेस्ड ऑन नेचर या एलिमेंट। आपको मैंने तीन बताए थे मेजर जो कॉस्ट होती है। एक मटेरियल की होती है, एक लेबर की, और उन दोनों को छोड़ के बाकी सारे अदर एक्सपेंसेस होते हैं। राइट? मटेरियल में जो प्रोडक्ट को डायरेक्टली लग रहा है, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। और इनडायरेक्ट होता है जो कि एग्जैक्टली ट्रेसेबल नहीं है टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक हमने एग्जांपल लिया था कि एक वुडन बेंचेस बना रहा है एक बंदा, और एक कौन से बना रहा है? स्टील बेंचेस। ठीक है? तो जो वुड लग रही है दैट इज डायरेक्टली ट्रेसेबल टू द वुडन बेंचेस, और सेकंड जो स्टील बेंचेस है दैट इज डायरेक्टली ट्रेसेबल टू द स्टील बेंचेस। तो वो दोनों वुड एंड स्टील क्या है? डायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंस है। लेकिन जो स्क्रूज लग रहे हैं, जो ग्लू लग रही है, वो दोनों में लग रही है। क्या वो डायरेक्टली ट्रेसेबल है कि किस में कितना लगा? नहीं। तो उसको क्या कहेंगे हम? इनडायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि वो एग्जैक्टली ट्रेसेबल नहीं है कि कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट में लगा। तो ये था आपका मटेरियल। नेक्स्ट हमने किया था लेबर। आ जाओ। लेबर में हमने अगेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझा था। डायरेक्ट होती है जो कि लेबर काम कर रही है किसी डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए, तो उसको डायरेक्ट लेबर कहेंगे। और जो लेबर सारे प्रोडक्ट्स को देख रही है दैट विल बी कॉल्ड इनडायरेक्ट। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था आपको कि अगर आईफोन की फैक्ट्री है, राइट, एप्पल की फैक्ट्री है, एप्पल की फैक्ट्री में आईफोन भी बन रहा है और एप्पल वॉच भी बन रही है। तो आईफोन के लिए अगर कोई स्पेसिफिक मैन पावर होगी तो वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगी आईफोन के लिए। एप्पल वॉच के लिए अगर कोई डायरेक्ट मैन पावर होगी जो लेबर सिर्फ और सिर्फ एप्पल वॉच को देख रही है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगी। और अगर इन दोनों लेबर फोर्सेस को कोई फोरमैन और मैनेजर देख रहा है, तो आप इसकी जो सैलरी है वो आप ये नहीं बता पाओगे कितनी आईफोन के लिए यूज हुई, कितनी एप्पल वॉच के लिए यूज हुई। तो इसको क्या कहेंगे हम? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है? एंड लास्ट में और सारे आपके अदर एक्सपेंसेस, जैसे मैंने डायरेक्ट में आपको बताया था रॉयल्टी। पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रॉयल्टी अगर आप पे कर रहे हो दैट विल बी डायरेक्ट एक्सपेंस। आ जाओ, कम इन, जल्दी आओ, 10:30 थी क्लास। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो आपके डायरेक्टली जो ट्रेसेबल नहीं होंगे प्रोडक्ट को, दैट विल बी इनडायरेक्ट। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमने कल क्या कहा था, क्या टर्मिनोलॉजी दी थी? ओवरहेड्स। तो ये आपका था बेस्ड ऑन नेचर एलिमेंट। सेकंड हमने किया था बेस्ड ऑन फंक्शन। तो फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि तीन जगह, एक फैक्ट्री हो गया, एक ऑफिस हो गया, एक शोरूम हो गया। तो फैक्ट्री के जो भी एक्सपेंसेस है वो फैक्ट्री कॉस्ट तक आएंगे, फिर ऑफिस के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, एंड शोरूम के आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स तक, और इसमें हम प्रॉफिट ऐड करेंगे और अपना सेलिंग प्राइस डिटरमिन करेंगे। और लास्ट हमने किया था वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी में हमने समझा था फिक्स्ड एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस एंड सेमी वेरिएबल। फिक्स में था कि ये खर्चा आना ही आना है, चाहे वो आप 1 यूनिट बनाओ, 100 यूनिट बनाओ, 1000 यूनिट बनाओ, कोई भी यूनिट ना बनाओ और बेचो, तब भी वो एक्सपेंस आना ही आना है। वेरिएबल जितना बनाओगे ज्यादा उतना ज्यादा आएगा, कम बनाओगे कम आएगा, ज्यादा बनाओगे ज्यादा आएगा। सेमी वेरिएबल क्या था? दोनों का मिक्सचर, मिक्स और वेरिएबल को, और उसकी हमने बाइफिकेशन समझी थी। उसके हमने मेथड्स किए थे। पहला था ग्राफिकल, सेकंड मेथड क्या था आपका? सेकंड था आपका हाई पॉइंट लो पॉइंट। ठीक है? फिर एक्टिविटी था, फिर आपका था एनालिटिकल, एंड लास्ट था आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड, इसमें इक्वेशन बनाते हैं। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तो तीन आपकी क्लासिफिकेशन होगी है कॉस्ट की। नेक्स्ट दो छोटी सी है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंट्रोलेबिलिटी। एक होता है आपका कंट्रोलेबल कॉस्ट, और दूसरा आपका होगा अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। एंड एज द नेम सजेस्ट, कंट्रोलेबल कॉस्ट वो होगा जो कि कंपनी या बिजनेस एंटिटी कंट्रोल कर सकती है।
जैसे कि मटेरियल क्या कंट्रोल कर सकते हैं हम कि कॉस्ट ज्यादा ना लगे, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उस कॉस्ट को? मैंने आपको कॉस्ट कंट्रोल बताया था। कॉस्ट सब्जेक्ट पढ़ने का एक रीजन था कि कॉस्ट कंट्रोल कर पाओ। जो आपके खर्चे होते हैं जैसे मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस का, वो आप एक लेवल तक कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि अगर मेरे को बल्क में खरीदना है तो मैं वेंडर से निगोशिएट कर सकता हूँ कि मैं तेरे से ज्यादा माल खरीदूंगा, मेरे को बल्क डिस्काउंट दे बल्क खरीदने का। तो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ ना कॉस्ट कहीं ना कहीं। लेबर के साथ मैं नेगोशिएट करता हूँ कि हाँ कि तुम्हें इतने पे ही मैं दूंगा दिहाड़ी। अगर दिहाड़ी समझते हो वर्ड, लेबर से दिहाड़ी की दिन का उनकी डेली वेजेस होते हैं उनकी, तो उनसे मैं नेगोशिएट कर सकता हूँ। ये मेरे कंट्रोल में कहीं ना कहीं होती है। लेकिन कुछ कॉस्ट क्या होती है जो कि अनकंट्रोलेबल है, जैसे कि इनकम टैक्स। क्या आप चाह के भी इनकम टैक्स कम कर सकते हो? गलत तरीके से कम करते हो वो अलग बात है, बट अगर आप ठीक चल रहे हो, क्या गवर्नमेंट को कह सकते हो, निगोशिएट कर सकते हो कि टैक्स कम लगा ले, रेट ऑफ टैक्स कम लगा ले? इज इट अ कंट्रोलेबल कॉस्ट? इनकम टैक्स भी आप पे तो कर रहे हो, तो इज इट कंट्रोलेबल? नहीं, दैट इज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है। और ये जो टर्म्स है ना, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन, बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा। जैसे कि बिजनेस में क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक डिपार्टमेंट कंपनी में या बिजनेस में बना रहा है वुडन बेंचेस, एक बना रहा है स्टील बेंचेस। ठीक है। अब जो वुडन बेंचेस डिपार्टमेंट बना रहा है, क्या उसके लिए जो स्टील डिपार्टमेंट में कॉस्ट इनकर हो रही है, वो क्या इसके कंट्रोल में है? जैसे कि ये दो आपकी लाइंस है, एक इमेजिन कर लो, यहाँ पे वुडन बेंचेस बन रहे हैं, यहाँ पे स्टील बेंचेस बन रहे हैं। मेरा ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इधर की कॉस्ट कंट्रोल करूं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उधर की कॉस्ट कंट्रोल करो, वुडन बेंचेस की, मैं स्टील बेंचेस की कॉस्ट कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर आप कॉस्ट अपनी ठीक तरह यूज नहीं करते हो, आप स्क्रू ज्यादा यूज कर रहे हो, ग्लू वेस्ट कर रहे हो, मैं उसको कंट्रोल नहीं करता। सेम गोस कि अगर मैं अच्छे से ना करूं यहाँ पे काम, आपके लिए वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट हो जाएगी। लेकिन मैं अपने डिपार्टमेंट को अगर देख रहा हूँ ठीक तरह, तो दैट इज कंट्रोलेबल। तो क्लियर हुआ आपको? कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट बताओ। क्लियर है? तो ये आपको, जब मैं आपको मॉड्यूल दूंगा तो उसमें वो प्रॉपर लिखा हुआ है, तो आपको वहां से रीड करना है। अभी बस मैं आपको टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ। क्लियर है? एंड लास्ट क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी, एबनॉर्मल या नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मेलिटी। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी। एक होती है नॉर्मल कॉस्ट, दूसरी है आपकी एबनॉर्मल। नाउ व्हाट इज नॉर्मल कॉस्ट एंड व्हाट इज एबनॉर्मल कॉस्ट? जैसे कि सपोज आपका काम है फ्रूट जूसेस बनाना, ट्रॉपिकाना रियल के फ्रूट जूसेस देखे आपने। अब उसमें आप क्या चीज बना रहे हो? एक लिक्विड बना रहे हो, जूस बना रहे हो। अब वो जूस अगर इवेपोरेट हो रहा है, क्या आप इवेपोरेशन को रोक सकते हो? इवेपोरेशन समझते हो कि वो बिकॉज ऑफ हीट या सनलाइट वो इवेपोरेट हो जाएगा पानी में। पानी जो जूस है वो हवा में इवेपोरेट हो जाएगा। क्या आपके लिए वो लॉस आप का नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है? क्या वो होना ही होना है या आप उसको रोक सकते हो? नॉर्मल है, होना ही होना है, राइट? तो नॉर्मल कॉस्ट वो है जो कि पता है कि आपका कॉस्ट होनी ही होनी है, इंकर दिस कॉस्ट विल इंकर, और इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो एबनॉर्मल कॉस्ट है, ये ऐसा एबनॉर्मल इंसिडेंट हुआ जो अवॉइड हो सकता था, दिस इज कॉस्ट विल इंकर, दिस इज अनअवॉइडेबल, जो आपका नॉर्मल वाला है। एंड जो एबनॉर्मल है, दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड बट फिर भी इंकर हो गया। जैसे कि सपोज क्या होगी, स्पिलेज होगी, जूसेस आपका लेबर वाला बंदा उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा था, बट उसने क्या कर दिया, बिकॉज वो केयरफुल नहीं था, उसने स्पिल कर दिया सारा। अब मुझे बताओ ये क्या अवॉइड हो सकती थी अगर वो ध्यान देता? तो ये कौन सी कॉस्ट है एबनॉर्मल? क्या ये हर बार स्पिलेज होगी? हर बार जब प्रोडक्शन करेंगे जूसेस की हर बार स्पिलेज होगी? नहीं। लेकिन इवेपोरेशन क्या हर बार होगी? हर बार होगी, हाँ कम ज्यादा हो सकती है बट इवेपोरेशन होगी ना। तो दैट इज योर नॉर्मल कॉस्ट। और कोई भी जो
ऐसा इंसिडेंट है जो कि अवॉइडेबल था बट फिर भी इंकर हो गया, दैट इज एबनॉर्मल कॉस्ट। इसको मैं डिटेल में आपको मटेरियल चैप्टर में कराऊंगा, जो कि अब हम थोड़ी देर में स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा चैप्टर, दैट इज मटेरियल। आपकी पहली सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट कौन सी है? दैट इज व्हाट? मटेरियल। तो स्टार्ट करते हैं आज। तो ये है मटेरियल कॉस्ट। अब बताओ मटेरियल क्या डायरेक्ट हो सकती है कि इनडायरेक्ट भी हो सकती है? दोनों हो सकती है, लेकिन इस चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल की। इनडायरेक्ट हम करेंगे कौन से चैप्टर में? ओवरहेड्स के चैप्टर। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखना कि हम बात करेंगे डायरेक्ट मटेरियल ओनली, जो कि डायरेक्टली ट्रेसेबल है टू द प्रोडक्ट। दैट इज डायरेक्टली ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मटेरियल कॉस्ट की। तो मुझे बताओ, आप क्या करते हो फैक्ट्री में? आप रॉ मटेरियल परचेज करके लाते हो, उसको किस में कन्वर्ट करते हो? फिनिश गुड्स में। तो ये जो हम चैप्टर करने वाले हैं, किसकी कॉस्ट निकालेंगे? इसकी निकाल रहे हैं, रॉ मटेरियल की, या फिनिश गुड्स? निकाल फिनिश गुड्स के रहे, बट इस चैप्टर में हम कौन सी वाली कॉस्ट बात कर रहे हैं? कौन से वाली पार्ट की बात कर रहे हैं? सिर्फ रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। फिनिश गुड्स में तो आपकी पूरी कॉस्ट शीट नीचे तक आ जाएगी ना, उसमें तो सारी कॉस्ट आ गई आपकी। मटेरियल भी आ गई, उसको बनाने के लिए लेबर भी लगी है, ओवरहेड्स भी लगे हैं, ऑफिस के खर्चे भी है, शोरूम के खर्चे भी है। तो ये वाली कॉस्ट आपको नहीं निकालनी। आपको कौन सी कॉस्ट निकालनी है? सिर्फ और सिर्फ की रॉ मटेरियल जो प्रोक्योर करोगे, जो खरीद के लाओगे। तो अगेन फोकस शुड बी ऑन इनपुट या रॉ मटेरियल। फोकस आपका कहाँ होगा? इनपुट पे या फिर रॉ मटेरियल पे, या डायरेक्ट मटेरियल कह सकते हैं इसको। फिनिश गुड आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आपको इग्नोर करना। आपको किसकी कॉस्ट निकालनी है? किसकी? रॉ मटेरियल की, डायरेक्ट मटेरियल। क्लियर है सबको? आ जाओ, लेट हो गए, आ जाओ। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं, ये जो रॉ मटेरियल है इसकी कॉस्ट हमें निकालनी है, राइट? इसको प्रिक्योर कैसे किया जाता है? हाउ अ बिजनेस प्रिक्योर्स रॉ मटेरियल, उसका मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, तो मैं आपको उसके थ्रू समझाता हूँ। तो दिस इज योर मटेरियल प्रिक्योरमेंट प्रोसेस। इसको मैं स्टेप वाइज समझाता हूँ। इमेजिन करो, इजी है, बहुत इजी है। रतन टाटा जी, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि उनका सपना क्या था? 1 लाख के अंडर कार बनाने का। ठीक है, तो जब उन्होंने डिसाइड किया कि यार हमें एक कार बनानी है जो कि इंडिया का हर बंदा अफोर्ड कर पाए, तो उनको कार उस हिसाब से एक इंजीनियर या प्लानिंग डिपार्टमेंट ने प्लान किया होगा कि वो कार में कितना मटेरियल लगेगा, किस शेप की होगी, कितना उसमें लगना है, स्टील इंजन कितना सीसी लगना है, कितने उसमें सीट्स लगनी है, सब कुछ ये एक किसी को बैठना पड़ा होगा, टेक्नीशियन को, प्लानिंग डिपार्टमेंट को, इंजीनियर्स को। तो रतन टाटा जी ने कहा कि आप लोग मुझे बताओ, बंदे हायर किए कि नैनो बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले इंजीनियर डिपार्टमेंट बैठा, ठीक है, उन्होंने पूरा अपना रिसर्च R&D किया, और जो भी टाटा नैनो को बनाने के लिए इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड थे, जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड था, वो उन्होंने किसको दिया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो इंजीनियरिंग प्लानिंग डिपार्टमेंट ने एक बिल ऑफ मटेरियल बनाया कि टाटा नैनो को बनाने के लिए ये आपको रिक्वायर्ड। क्लियर है? अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास वो आ गया कि टाटा नैनो कार बनाने के लिए ये मटेरियल लगता है।
अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब वो कार बनाने लगेगा, क्या प्रोडक्शन फ्लोर पे पड़ा होता है सारा सामान, कि कंपनी का एक स्टोर होता है अलग से जहां पे सारा मटेरियल पड़ा होता है? स्टोर में पड़ा होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, सिर्फ कारें बन रही है। हाँ, थोड़ा बहुत सामान फ्लोर पे पड़ा होता है, बट क्या सारा सामान पूरे फैक्ट्री का पड़ा होता है उधर? नहीं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास अब एक नई कार बनने आई है, उसके पास बाकी कारें थी जो बन रही थी टाटा की, एक नई कार नैनो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास आ गई कि ये बना दी। अब उसके लिए उसको जो जो मटेरियल उसने देखा कि प्रोडक्शन फ्लोर पे है वो तो नहीं चाहिए, जो जो उसको नहीं है उसके प्रोडक्शन फ्लोर पे, उसको वो सामान कहाँ से मांगना पड़ेगा? पहले स्टोर से। तो स्टेप टू, मटेरियल रेक्विजिशन भेजता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, किसको? स्टोर कीपर को। स्टोर कीपर हमारे यहाँ पे एग्जांपल मैं लूंगा, उसका नाम है बंटी, और ये बहुत जगह काम आने वाला है, इसका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है पूरे चैप्टर में। तो बंटी के पास मटेरियल जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रिक्वायर्ड है वो एक लिस्ट आ गई। ठीक है, अब एक सेकंड में को चेक करने दो, रिकॉर्डिंग ऑन है। बंटी जो स्टोर कीपर है उसके पास एक मटेरियल की लिस्ट आ गई कि टाटा नैनो को बनाने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये सामान चाहिए। अब क्या सारा सामान, एक नई कार बन रही है, क्या जरूरी है सारा सामान स्टोर कीपर के पास हो? वो एक नई कार बन रही है, हो सकता है कि कुछ सामान कभी प्रोक्योर ही ना किया गया हो। तो बंटी ने जो जो सामान तो है वो तो दे देगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, लेकिन जो पेंडिंग सामान है उसको क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे? परचेज करना पड़ेगा। परचेज। तो स्टेप 3 में एक परचेज एक्विजिशन भेजी स्टोर कीपर ने कि भैया यहाँ पे फैक्ट्री में ये सामान नहीं है। तो परचेज डिपार्टमेंट को भेजा एक परचेज एक्विजिशन कि ये सामान हमें खरीदना पड़ेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिए, रतन साहब ने बोला है एक नई कार टाटा नैनो बन जानी चाहिए। ठीक है, तो परचेज डिपार्टमेंट के पास क्या आ गया? एक परचेज रिक्वेशन कि ये रिक्वायर्ड है परचेज जो करनी पड़ेगी। अब जो ये परचेज डिपार्टमेंट बैठा है, ये ऑनलाइन सर्च करके जो पहला वेंडर देखा उससे ले लेंगे, बिना कुछ नेगोशिएट किए, कुछ ना सर्च किए, जो उसने देखा कि हाँ मिल रहा है ऑनलाइन अमेजोन पे, क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं है। परचेज डिपार्टमेंट के पास एक इतना बड़ा ऑर्डर होगा ना परचेज रिक्वेशन का, कि उनको बहुत चीजें देखनी पड़ेगी। वो क्या क्या चीजें देखेंगे? वो प्रपोजल्स भेजेंगे, वो देखेंगे कि कौन सा वेंडर हमें बेस्ट क्वालिटी देगा, कौन सा हमें बेस्ट प्राइस पे देगा, कौन सा ऑन टाइम डिलीवरी देगा, किसके पेमेंट प्लान्स अच्छे हैं। ये नहीं है कि जिस किसी को भी दे दिया। तो क्या करेगा परचेज डिपार्टमेंट? रिक्वेस्ट भेजेगा कि आप 4-5 वेंडर्स जो कि मेन है उनको प्रपोजल्स भेजेगा कि मेरे को ये सामान चाहिए, आप अपने प्रपोजल्स भेजो, कोटेशंस भेजो। तो परचेज डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, स्टेप 4 क्या होगा? प्रपोजल्स किससे मांगेगा? जो भी वेंडर्स है। मैंने एग्जांपल में 3 वेंडर्स ले लिए, वेंडर 1, 2 और 3। अब टाटा से ऑर्डर आया, तो वेंडर चाहेगा कि मैं ये ऑर्डर पूरा करूं, भुगता हूं। तो वेंडर क्या करेगा? वो जितना हो सके अपनी बेस्ट कोटेशन देगा। तो बेस्ट कोटेशन देगा वेंडर किसको? वापस परचेज डिपार्टमेंट को। और वो वेंडर्स जो कोटेशन देंगे, परचेज डिपार्टमेंट उन कोटेशंस को क्या करेगा? एनालाइज करेगा और सिलेक्ट कौन सा करेगा? बेस्ट कोटेशन। बेस्ट कोटेशन किसी भी चीज पे हो सकता है, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी दे रहा हूं। अब किसी को हमने कोटेशन भेजी वेंडर को, लेकिन वो पूरा नहीं भुगता रहा ऑर्डर, वो कह रहा है कि मेरे पास 50% ही है, तो मैं क्या उससे परचेज कर पाऊंगा? मेरे को है कि मैं पूरा एक ही बंदे से खरीदूं, तो क्वांटिटी भी चाहिए मुझे, क्वालिटी भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि हाँ तेरे पास क्वांटिटी तो पूरी है लेकिन तेरा माल क्वालिटी वाला नहीं है। आफ्टर ऑल एक ब्रांड है टाटा, उसमें अच्छी क्वालिटी का सामान लगना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल लगना चाहिए, तो क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो परचेज डिपार्टमेंट ये भी देखेगा कि कौन से वाला वेंडर अच्छी क्वालिटी दे रहा है। फिर प्राइस भी इंपॉर्टेंट है। मेन क्यों करते हैं कॉस्टिंग हम? प्राइस कम करने के लिए, कॉस्ट बचाने के लिए। तो प्राइस भी इंपॉर्टेंट है और टाइमली डिलीवरी करे। ये नहीं है कि क्वालिटी भी अच्छी है क्वांटिटी भी अच्छी है, बट जब ऑर्डर दिया एक एक दो दो साल लगा रहा है। तो बहुत ज्यादा फैक्टर्स होते हैं जिसमें परचेज डिपार्टमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा। तो उन्होंने सब फैक्टर्स को एनालाइज करके जो उनको बेस्ट कोटेशन लगेगी, आफ्टर एनालाइजिंग ऑल कोटेशन, परचेज डिपार्टमेंट विल सिलेक्ट द बेस्ट कोटेशन। वो अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से स्टेप 6 में बेस्ट कोटेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है?
अब एक सपोज वेंडर वन सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब वेंडर वन को बड़ा ऑर्डर मिला है टाटा से, क्या वो बिना कुछ एडवांस लिए काम स्टार्ट कर देगा? उसको चाहिए होगा कि भाई मेरे को इतना बड़ा ऑर्डर आया, कुछ मेरे को पेमेंट पहले करो तब मैं काम स्टार्ट करूं। तो वो क्या करेगा? वो कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट को स्टेप 7 में क्या भेजेगा? परफॉर्मा इनवॉइस, कि मेरा टोटल देखो इतना इतना खर्चा बनता है, इतना मैं आपको माल सप्लाई करूंगा, इस पे मेरे को इतना एडवांस पेमेंट दे दो ताकि मैं काम स्टार्ट कर पाऊँ। तो परफॉर्मा इनवॉइस किसको भेजेगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? जितनी एडवांस पेमेंट बनती है वो वेंडर को दे देगा, जो भी सिलेक्ट होगा। स्टेप 8 में वो एडवांस पेमेंट वेंडर को दे देगा। अब वेंडर के पास जब एडवांस पेमेंट आ जाती है, फिर वो क्या करेगा? वेंडर वेंडर वो सामान भेजेगा। तो वेंडर विल सेंड द गुड्स टू स्टोर आफ्टर रिसीविंग एडवांस। वो सामान कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में, स्टोर में जाएगा। तो माल लोड किया वेंडर ने, ठीक है। फिर जाके ये पहुंच गया कहाँ पे? स्टोर कीपर के पास। तो स्टेप 10 में जो बंटी है अपना, वो आता है स्टोर से बाहर और वो देखता है कि क्या माल आया। माल जो भी आया क्या वो सारा ले लेगा, कि उसको चेक भी करेगा? करेगा ना चेक। तो स्टेप 10 में, यहाँ पे मैंने स्टार बनाया हुआ है, स्टेप 10 में स्टोर कीपर विल इंस्पेक्ट द गुड्स विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल क्वांटिटी एंड क्वालिटी, कि वो राइट है या नहीं है, क्या पूरी क्वांटिटी जितनी बोली है आई है, चेक तो कर लूं मैं। कम सामान भेज दिया, अगर मैंने सारा रख दिया अपने स्टोर में, बाद में पता लगे कि ये तो पूरा आया नहीं था, तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा। तो क्वांटिटी भी होनी चाहिए और क्वालिटी दोनों चेक करेगा। तो जो तो उसको ठीक लगेगा उसके लिए वो क्या इशू करेगा? मटेरियल या गुड्स रिसीव, ठीक है। और जो उसको लगता है कि डिफेक्टिव माल है, ठीक नहीं है, उसको क्या करेगा? वो रिजेक्ट, के वापस ले जाओ। और उसके लिए क्या इशू करेगा वो? वेंडर को मटेरियल रिजेक्शन। तो इस तरह आपका पूरा मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इस तरह बनता है। कोई डाउट? क्लियर हुआ सबको इसका? आप इसको ड्रॉ करोगे, आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूं फोन पे? अभी नहीं ड्रॉ करना चाहते ना? अच्छा अच्छा, ये भी ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ना मैं इसलिए क्लास में ड्रॉ करवाता हूँ, बच्चे ना सारे करते नहीं है ड्रॉ, मेरे को तो बोल देते हैं कि सर हम घर पे कर लेंगे, बट ऐसा जरूरी नहीं होता। बट चलो डेमो क्लास है तो अभी तो ठीक है। तो एक बार चेक करो, इसको ड्रॉ करना है, एक बार इसको गो थ्रू करो फिर से, और सारे प्रोसेस को फिर समझो खुद पढ़ के। ड्रॉ चाहे इसको घर जाके कर लेना। कोई स्टेप ना समझ आओ फिर समझना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑनलाइन सबको क्लियर है मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस? सर ये यस सर। अकाउंट्स यस सर। डिपार्टमेंट किसका, मतलब ये सप्लायर का अकाउंट्स डिपार्टमेंट है कि नहीं नहीं, बायर का, जो टाटा का ये पेमेंट तभी कर रहा है वो अपना, उसका खुद का, वो उसको खुद को थोड़ा पेमेंट करेगा। दिस इज मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। क्योंकि थ्योरी में आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज परचेज एक्विजिशन, व्हाट इज मटेरियल एक्विजिशन, मटेरियल रिजेक्शन नोट, फिर आपका मटेरियल रिसीव नोट। तो आपको फर्क पता होना चाहिए, मतलब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एक्विजिशन
परचेज रिक्वेजिशन, बिल ऑफ मटेरियल, किसने किसको भेजा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने बहुत इजी कर दिया। अगर आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया तो थ्योरी आपके लिए इजी हो जाएगी। क्या गो थ्रू एक बार, कोई डाउट, कोई डाउट? शिष्टा, शिष्टा ही है ना? क्या? श्रेष्ठा, ओके। आपका क्या नेम है? सिमरन, आपको समझ आ गया सिमरन? प्रभजोत, आपका नेम क्या था? ऋषभ। चारों को क्लियर है? चलें आगे। ऑनलाइन सबको क्लियर है? यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है। तो हम मटेरियल में करने वाले हैं कंसेप्ट 1। तो आपका कंसेप्ट 1 मटेरियल चैप्टर में है वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले हम इस प्रोसेस को फिर से समझते हैं, जो मैंने आपको चार्ट बनाया। तो हमें निकालनी है ये जो माल आया, जो हमने परचेज किया, इसकी कॉस्ट। हमें निकालनी है ये वाली, इसकी कॉस्ट निकालनी है, राइट? तभी तो आप अपना प्रोडक्ट, जो मटेरियल लगा, आपके कितने खर्चे अभी, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सबसे पहले जो मेन है वो मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल। इसकी आपको कॉस्ट पता होनी चाहिए, ताकि आप बता पाओ कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बना है, फिनिश गुड बना है, उसमें से डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी है। क्लियर है? मटेरियल प्रोक्योरमेंट में वैसे जो प्रोक्योर हो रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल भी हो रहा है, इनडायरेक्ट भी हो रहा है। तो आपको जो आपने प्रोक्योर किया है उसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो सिंपल क्या चीज आएगी, जो आपकी परचेज कॉस्ट है। सबसे पहले आपको क्या ऐड करना है? परचेज कॉस्ट, जो भी कोटेशन दी थी। ठीक है, लेकिन आप कई बार क्या करते हो, जो कोटेशन देता है, क्या उस पे बार्गेन नहीं करते हो? आप सब्जी मंडी भी जाते हो, वो कहता है कि सब्जी भैया 100 रुपए की है पर किलो, क्या आप 100 रुपए देकर आ जाते हो? उसमें से आप क्या लेस करते हो, क्या मांगते हो? डिस्काउंट। ठीक है, तो आपके 3 तरह के डिस्काउंट होने वाले हैं। एक होने वाला है आपका ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होने वाला है क्वांटिटी डिस्काउंट, एंड थर्ड होने वाला है कैश डिस्काउंट। अब इन तीनों डिस्काउंट्स में फर्क क्या है? पहला है ट्रेड डिस्काउंट। ये क्या होता है? जब भी आप कहीं भी जाते हो किसी भी शॉप में, ठीक है, वो आपको कैसे प्रोडक्ट बेचता है? वो कहता है वैसे तो ना ये 1000 रुपए का है, लेकिन आप हमारे साथ अगर खरीदोगे ना, मैं आपको आज आज 900 रुपए का लगा दूंगा, 100 रुपए आपके लिए डिस्काउंट, आप हमारे साथ ट्रेड करो। तो अगर आप उससे खरीदते हो, आप कितने का खरीदोगे? 900 का खरीदोगे। तो आपके लिए कॉस्ट क्या है, 1000 है कि 900 है? 900 है। तो आपकी जो भी परचेज कॉस्ट होगी, मतलब 1000, उसमें से आप लेस क्या करोगे? ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड करने का, जैसे कि टाटा गया वेंडर्स को बोला कि हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं, हम टाटा, तो हमारे लिए क्या है कि हम आपके साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो वेंडर कहता है ठीक है आपको ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगा, तो वो ट्रेड डिस्काउंट आपको क्या करना है? लेस करना है। तो ये टू बी रिड्यूस्ड। अब आप उसको कहते हो ठीक है 900 रुपया हो गया, और अगर ऑलरेडी ट्रेड डिस्काउंट रिड्यूस हो रखा हो तो क्या फिर से रिड्यूस करोगे? तो आपको ध्यान देना क्वेश्चन टू क्वेश्चन में, अगर ट्रेड डिस्काउंट लेस करके आपको प्राइस 900 ही दी हुई है तो आप 900 लोगे, लेकिन अगर आपको 1000 दी हुई है, उसमें बोला है कि 100 रुपए ट्रेड डिस्काउंट है, तो आप 1000 -100 करोगे। ये चीज क्लियर है?
टू बी रिड्यूस्ड इफ नॉट ऑलरेडी रिड्यूस्ड, इफ नॉट ऑलरेडी रिड्यूस्ड। ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, अब उसने आपको ट्रेड डिस्काउंट कह दिया कि 100 रुपए दे दूंगा तेरे को, 900 रुपए का पड़ेगा। अब आप क्या कहते हो, ठीक है 900 रुपए है ना, वो तो एक का है, अगर दो लूंगा तो कितना दोगे? तो वो कहता है 1800 ही होगा। तो आप क्या 1800 पे मान जाओगे कि निगोशिएट करोगे? यार थोड़ा तेरे से ज्यादा ले रहा हूँ, एक से ज्यादा ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ, तो हमें क्वांटिटी डिस्काउंट भी दे कि मैं ज्यादा परचेज कर रहा हूँ, बल्क में ले रहा हूँ, तो वो अगर हम निगोशिएट कर पाते हो, क्योंकि देखो कंपनी ने तो बहुत ज्यादा लेना है क्वांटिटी में, पूरी टाटा नैनो इतनी कार्स बननी है, तो टाटा क्वांटिटी डिस्काउंट भी तो मांगेगा ना। जब कोटेशन मांगी 1 यूनिट की मांगी, लेकिन जब बल्क में ऑर्डर देते हो तो आप क्या लेते हो साथ में? क्वांटिटी डिस्काउंट। तो ये वेंडर दे देता है, तो ये भी आपकी कॉस्ट कम करेगा। यस, ये भी करेगा, तो ये भी टू बी रिड्यूस इफ नॉट ऑलरेडी रिड्यूस्ड इन क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। नाउ व्हाट इज कैश डिस्काउंट? कई बार टर्म्स होती है कि यार जब टाटा कंपनी ने वेंडर को सिलेक्ट किया, तो वेंडर को बोला होगा कि तेरे को मैं 6 महीने के विदिन पेमेंट करूंगा, हमें क्रेडिट पीरियड चाहिए, क्रेडिट मतलब उधार का हमें पीरियड चाहिए। तो अब वेंडर को पड़ गई जरूरत पैसे की, वेंडर ने फोन किया यार, 1 महीने बाद ही वेंडर ने फोन किया टाटा कंपनी को कि मेरे को ना आज ही पेमेंट कर दो, 6 महीने तक मैं नहीं रुक पाता क्योंकि मेरे को जरूरत है। इसके बदले अगर आप आज पेमेंट करते हो, मेरे से थोड़ा कैश डिस्काउंट ले लो पेमेंट जल्दी करने के लिए। तो ये कैश डिस्काउंट आप कॉस्टिंग में रिड्यूस नहीं करो, दिस इज अ फाइनेंशियल डिस्काउंट। कि जब आपने परचेज किया था तब ये आपको पता नहीं था कि कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो इसको आपने रिड्यूस नहीं करना, और अगर रिड्यूस है तो ऐड बैक करना पड़ेगा, तो इसको आपने इग्नोर करना। क्लियर हुआ? तो ये टू बी इग्नोर या नो ट्रीटमेंट एज कैश डिस्काउंट इज अ फाइनेंशियल आइटम। क्योंकि पता ही नहीं है ये मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन तो एकदम स्टार्ट हो जाएगी, हम तो अपनी कॉस्टिंग शुरू में निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट कंपनी बाद में मिलेगा उसको नहीं मिलेगा हमें नहीं पता, हमने प्रोडक्ट का प्राइस डे वन पे डिसाइड करना है कि कितना रखे हम एस्टिमेट। तो कैश डिस्काउंट अगर प्रिक्योर कर पाती है कंपनी, वो फ्यूचर में कर पाएगी। ट्रेड डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट वो शुरू में हो जाता है जब आप कार बना रहे हो। ये चीज क्लियर हुआ सबको? बताओ। तो ये 3 डिस्काउंट्स थे, ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। फिर फिफ्थ, अब कई बार ऐसा भी होता है कि सब्सिडी मिल जाती है, इंसेंटिव मिल जाता है, या ग्रांट मिल जाती है गवर्नमेंट से। आजकल आपको पता है ईवी व्हीकल्स का बहुत ज्यादा चल रहा है हाइप, कि हर कोई, हर कंपनी ईवी व्हीकल्स बना रही है। तो गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है क्योंकि इससे पोल्यूशन कम होता है, क्योंकि कार इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है। तो गवर्नमेंट अगर कहती है कि ईवी व्हीकल्स बनाओ, जैसे टाटा नेक्सॉन है, ठीक है टाटा कंपनी की, अब टाटा नेक्सॉन की बात करें, हर कार के बदले अगर गवर्नमेंट कहते हैं कि हम आपको, अगर आप परचेज करके लाते हो उसको बनाने के लिए, इसके बदले आपको मैं सब्सिडी दूंगा, गवर्नमेंट कहती है टाटा को कि मैं सब्सिडी दूंगा, तो ये कॉस्ट रिड्यूस होगी। ठीक है, तो ये वाली कॉस्ट आपको क्या करनी है? रिड्यूस करनी है, टू बी रिड्यूस्ड। क्योंकि देखो मेरे को तो अगर सब्सिडी आ गई तो मेरे को तो पैसे मेरे नेट कम ही गए ना, तो दैट आई विल
बी रिड्यूसिंग फ्रॉम माई कॉस्ट, और मेरे को पता है कि मेरे को डिस्काउंट मिलेगा या सब्सिडी मिलेगी शुरू में, क्योंकि मैं जब प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो गवर्नमेंट ने पहले कहा हुआ है। लोग ईवी व्हीकल्स क्यों बना रहे हैं, कंपनीज क्यों बना रही है, क्योंकि उनको पता है कि ये इससे गवर्नमेंट से भी सब्सिडी आ जानी है, तो ये चीज पहले ही पता है। तो ये भी आप क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। क्लियर है। फिर रोड टैक्स या कोई टोल टैक्स अगर लगता है, जैसे आपने माल मंगवाया, ठीक है, ये माल जो आया था ट्रक में आया था, बड़े से ट्रक में। अब जब ये आएगा तो बीच में उसका कि टोल पे करना पड़ा उसको, तो वो टोल जो पे करेगा, अगर तो पे करता है बायर, जैसे इस केस में कौन है, टाटा है, वेंडर नहीं पे करता, बायर पे करता है, तो ये आपकी कॉस्ट में ऐड होगा। क्लियर है। तो ये टोल टैक्स या रोड टैक्स आपको अपनी कॉस्ट में क्या करना है, ऐड करना है। टू बी एडेड इफ बॉर्न बाय, बताओ, बायर, बिल्कुल ठीक। बट इफ बॉर्न बाय सप्लायर, देन तब क्या करोगे, बिल्कुल इग्नोर करेंगे, क्योंकि हो सकता है सप्लायर ने उसको ऊपर इंक्लूड कर लिया हो, जो मेन कॉस्ट बताई हो कि मेरे को टोल भी पड़ेगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, हमें पता नहीं है हमारी। अगर रोड टैक्स पहले से पे होके आ रहा है, हम थोड़ा ऐड करेंगे। क्लियर है। लेकिन अगर हमें पे करना पड़े, ट्रांसपोर्टर आता है जो ड्राइवर होता है ट्रक का, वो कहता है कि सर मेरे को ना बीच में टोल टैक्स पे करना पड़ा था, और जो स्टोर कीपर है बंटी, उसको कहता है कि ये रीइंबर्स कर दो, तो अगर वो रीइंबर्स करता है जो भी जर्नी के टाइम टोल टैक्स पे हुआ था, तो वो हमारी किस में ऐड होगा, मटेरियल कॉस्ट में ऐड होगा। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट है जीएसटी। अब जीएसटी वाला आपको समझाता हूं। जैसे कि सपोज अगर तो कंपनी ने परचेज किया 1 लाख का सामान, मटेरियल 1 लाख का परचेज किया, इसमें जीएसटी रेट 18% कर लो, कि 18% लगता है, एज्यूम कर लो 18% जीएसटी है, तो कितना हो गया, 1,18,000। अब ये बिल जो है 1,18,000 का, ये सप्लायर जो हमारा है वो किसको चार्ज करेगा, बायर। बायर कौन है, टाटा। हम किसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं, टाटा की निकाल रहे हैं। अब आप लोग बताओ टाटा की कॉस्ट कितनी होगी, 1 लाख होगी कि 1,18,000 होगी, डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है। अगर तो इस 18,000 का, जो कि हम सप्लायर को तो 1,18,000 दे देंगे अपनी जेब से, जब हम उसको पे करेंगे कहेंगे 1 लाख पकड़, ये तेरा जो तेरे सामान का है, बाकी जो 18,000 है वो सप्लायर किसको जमा कराएगा, गवर्नमेंट को जमा कराएगा। तो ये जब टाटा कंपनी इसको 1,18,000 पकड़ाएगी, सप्लायर 1 लाख अपने पास रखेगा और 18,000 किसको जमा करा देगा, गवर्नमेंट को। अगर तो जब आप जीएसटी पढ़ोगे इसका, अगर 18,000 जो गवर्नमेंट को जमा हुआ है, अगर टाटा को इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि आगे टाटा भी तो सेल करेगी ना कार्स को, अगर टाटा सेल करती है और अपने कस्टमर से कलेक्ट करती है जीएसटी, तो वो ये 18,000 का उसके अगेंस्ट बेनिफिट अगर मिल जाता है टाटा को, तो ये कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। मैं आपको फिर से समझाता हूँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बेटर प्रेजेंटेशन करूं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसको हटाता हूं मैं। पहला है वेंडर, ठीक है, फिर है नेक्स्ट है अपना टाटा कंपनी, और फिर एंड में टाटा कंपनी जिसको कार बेच रही है वो है कस्टमर। क्लियर है। अब वेंडर ने बिल किया 1 लाख प्लस 18,000, राइट। अब टाटा कंपनी वेंडर को पहले कितना पैसा देगी, 1,18,000 पकड़ा देगी। वेंडर क्या करेगा, अपने पास कितना रखेगा, 1 लाख अपने पास रखेगा, और 18,000 किसको दे देगा,
और कहेगा वेंडर गवर्नमेंट को कि जो 18,000 है ना, ये टाटा कंपनी का मैं जमा करा रही हूँ, जीएसटी नंबर देगी वेंडर, टाटा कंपनी का जीएसटी नंबर के साथ, ये 18,000 किसका है, टाटा का मैं जमा करवा। क्लियर है? अब टाटा ने यही 1 लाख की चीज इसमें वैल्यूएडिशन करके आगे 2 लाख की बना दी, और 2 लाख की चीज वो किसको बेचेगी, कस्टमर को। कस्टमर को अगेन जीएसटी चार्ज किया जाएगा, कस्टमर को चार्ज किया जा रहा है 36,000, 18% जीएसटी, सेम रेट। अब कस्टमर टाटा को कितना देगा, 2,36,000 पकड़ा देगा। अब इसमें से टाटा कंपनी अपने पास कितना रखेगी, 2 लाख रखेगी, और बाकी 36,000 किसको जमा कराना है, गवर्नमेंट को कराना है। अगर तो गवर्नमेंट को जमा वो ये इसका बेनिफिट लेके, बेनिफिट अगर मिलता है 18,000 का, तो कितना जमा कराएंगे, 18,000 कराएंगे। अगर इसका बेनिफिट नहीं मिलता है, इनपुट एलिजिबल नहीं है, तो टाटा कितना जमा कराएगा, 36,000। तो जीएसटी अगर इसका बेनिफिट मिलेगा टाटा को, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा अगर, तो ये कॉस्ट का पार्ट फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन अगर इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, जब टाटा आगे सेल करेगा, उसको पूरा का 36,000 जमा कराना पड़े, तो ये 18,000 क्या टाटा की कॉस्ट में ऐड होगा, बताओ? नहीं आया समझ? तब होगा ऐड। तो सिंपल है, अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो डोंट ऐड इट, अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, सिंपल। क्लियर है सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर है? अभी आप जीएसटी भी करोगे, यस सर। तो फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि कब मिलता है कब नहीं मिलता है इनपुट, वो कुछ आपको कंडीशंस होती है इनपुट क्लेम करने के लिए। 36,000 जो मिलेगा कस्टमर से, टाटा तो 18,000 ही देगा ना गवर्नमेंट को। हाँ 18,000, 36,000 आया लेस 18,000 जो इनपुट है, उसका बेनिफिट लेके, बिल्कुल। तो उसके लिए तो 2,18,000 ही होगा ना, किसके लिए, टाटा के लिए। 18,000 तो गवर्नमेंट को दे देना। हाँ 18,000 गवर्नमेंट को दे देगा, बट वो कौन सा वाला दिया गवर्नमेंट को, देखो 36,000 तो इधर से आ गया, इसी ने बेयर किया ना जीएसटी। क्या टाटा ने बेयर किया ये वाला जीएसटी जो इसने दिया था, इसको तो नेट करके जमा करा दिया। क्या टाटा ने बेयर किया ये वाला एक्सपेंस 18,000 का? हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, इनपुट की, कि क्या जो कॉस्ट है, जो आप ये वाला कह रहे हो कि टाटा ने आगे 2,18,000 जमा करा दिया, तो आप ये 18,000 का लेना चाहते हो? नहीं मैं ये नहीं कह रहा। नहीं, इनकम जो टाटा की है वो 2 लाख ही हुई। हाँ 36,000 आ गए, कैसे? हाँ टाटा को 18,000 का बेनिफिट मिल गया, जो ये है तो जमा 18,000 करा रहे हैं, ठीक है। अब 36,000 आया, तो आप ये कह रहे हो कि, क्या कह रहे हो? हाँ 18,000 जाएगा, ये मेरी बात समझो। कस्टमर से कितना आया, 36,000 एक्स्ट्रा आया, 2 लाख तो टाटा का ही था, 36,000 आया, 36,000 में से गवर्नमेंट को कितना जमा करा दिया, 18,000। अब 18,000 रुपये ज्यादा आया हो ना टाटा के पास, वो उसने अपने पास रखे हुए हैं, वो उसने क्यों जमा नहीं कराए, क्योंकि उसने 18,000 पहले जमा करा रखे हैं। हाँ पहले जमा करा रखे हैं, तो एक तरह से ये वाला 18,000 इसके पास वापस आ गया ना, कस्टमर के थ्रू वापस आ गया, तो कॉस्ट बनी क्या टाटा के लिए, ये वाला 18,000 जो इसने पहले वेंडर को दे दिए थे, क्या ये कॉस्ट बनी उसकी? नहीं बनी, नहीं बनी, तो फिर डाउट क्या, बताओ? जब आप जीएसटी करोगे ना तब और समझ आएगा अच्छे से। अब समझ आया, होपफुली आ गया हो, अगर नहीं आया तो अभी भी पूछ सकते हो। ऋषभ, जीएसटी आपने कहाँ की है अभी? अच्छा बीकॉम में की। बुक पढ़ी है। तो इसका सिंपल रखते हैं, क्रेडिट अगर अवेलेबल है, इफ क्रेडिट इज अवेलेबल, तो मुझे बताओ कॉस्ट में ऐड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, तो डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट।
और अगर सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। नहीं है और वो कर पाएगा 2 लाख और तो बात क्लियर नहीं आती। हाँ जी अब ऑडियो आ रही है मेरी? ऑडियो एंड वीडियो बताओ, बीच में क्या यस डिस्कनेक्ट हो सर, गया? यस सर। तो ये नोट कर लो, जीएसटी में क्रेडिट अवेलेबल डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट, और अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो फिर कॉस्ट का पार्ट फॉर्म करेगा। नेक्स्ट, कस्टम ड्यूटी। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। हाँ मैं करता हूँ। अब थोड़ा इशू आ रहा है, मैं चेक करके आता हूँ, वाईफाई इशू, एक बार मैसेज डाल दूँ। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ, आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी और वीडियो क्लियर है, ऑडियो एंड वीडियो दोनों? यस यस सर। सर। ठीक है, Yes, sir. चलो जीएसटी डन। अब नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कब लगती है? जब आप माल लोकली लेते हो कि बाहर से इंपोर्ट कराते हो? बाहर से इंपोर्ट कराते हो। बाहर से जो आप कस्टम ड्यूटी पे करोगे उसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। तो कस्टम ड्यूटी जो आप पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, बाहर वाले फॉरेन से जिस
से इंपोर्ट कराया उसको भी पे करोगे, और इंडियन गवर्नमेंट को एज कस्टम की बाहर से इंपोर्ट कराया तो इंडियन गवर्नमेंट को भी टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो ये कस्टम ड्यूटी क्या आपकी कॉस्ट में ऐड होगा? यस, कॉस्ट इंक्रीज करेगा, तो दिस हैज टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट, टू बी एडेड इफ नॉट ऑलरेडी एडेड। नेक्स्ट, इंश्योरेंस। अब देखो इतना बड़ा ट्रक आ रहा है, ये देख सकते हो आप, ये वाला जो ट्रक था हमारा, ये रोड से ट्रैवल ट्रांसपोर्ट होके माल आ रहा है, इसमें हो सकता है लाखों या करोड़ों का माल हो। अब इंपॉर्टेंट है कि इंश्योरेंस इसकी कराया जाए, कहीं बीच में रोड एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इसकी इंश्योरेंस अगर कराते हैं, तो अगर तो सप्लायर करा के दे रहा है तो हमारी कॉस्ट में ऐड होगा नहीं होगा, तब इग्नोर करना है। लेकिन अगर हम इसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट खुद इंश्योरेंस कंपनी को कह रहे हैं कि हम बेयर करेंगे और उसका प्रीमियम दिया जा रहा है, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट में क्या होगा? ये फिर ऐड हो। तो केस टू केस डिपेंड करता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। तो इंश्योरेंस, इफ borne बाय सप्लायर, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी कौन ले रहा है? सप्लायर ले रहा है। तो बताओ क्या ये कॉस्ट में ऐड होगा? नहीं, तो आपको इग्नोर करना है। ये borne बाय बायर, जो बाय कर रहा है, या हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड, टू बी एडेड। क्लियर है सबको ये वाला? नेक्स्ट, ये भी इजी है, सेम ही लाइंस पे, फ्रेट। अब ट्रांसपोर्टर जो ट्रक चला के आ रहा है वो कहता है कि सर इसका भाड़ा दो जो मैं माल लेकर आया हूं। अगर तो हम बियर करते हैं तो क्या होगा? ऐड। और अगर सप्लायर ने भेजा हो, उसने पे किया हो, तो क्या होगा? इग्नोर। तो सेम ही लाइंस पे इसको भी कर लो। if borne by supplier, ignore; if borne by buyer, to be added. Next, demurrage, detention या penalty. Now what is demurrage? जब आप माल इंपोर्ट करते हो तो वो माल कस्टम पोर्ट पे पड़ा रहता है, उसको क्लियर कराने के लिए आपको क्या पे करना पड़ता है? कस्टम ड्यूटी। अगर वो माल आपने टाइम पे नहीं उठाया, बहुत लेट उठा रहे क्योंकि जगह ले रहा है कस्टम पोर्ट पे, इतना सामान इंपोर्ट करा के रखा हुआ है, अगर आप टाइम पे उसको नहीं उठाते हो तो वो आपसे चार्ज करते हैं डीमैरिज, या आप कस्टम में बढ़ोगे फाइनल लेवल पे। ठीक है, ये जो गलती की है, ये जो डीमैरिज है, ये इसका नेचर क्या है कॉस्ट का? इज इट अ नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस? एबनॉर्मल है। क्या अवॉइड कर सकते थे अगर टाइम पे उठाते हैं माल? अवॉइड किया जा सकता था, तो दिस इज एबनॉर्मल लॉस। फिर डिटेंशन, जो ट्रांसपोर्टर माल लेकर आया वो प्रॉपर बिल के साथ नहीं ला रहा था, या बिल अपने साथ नहीं लेके चल रहा था, तो माल बीच में पकड़ा गया और जो भी ट्रैफिक पुलिस वाले थे उन्होंने माल को क्या कर लिया? डिटेन कर लिया, माल जब्त कर लिया। उसके लिए डिटेंशन चार्जेस पे करने पड़े। अगेन अ केस ऑफ नॉर्मल कॉस्ट या एबनॉर्मल? एबनॉर्मल है। थर्ड, पेनल्टी, जो ट्रांसपोर्टर ला रहा था उसने लाइट टाप दी, चलान चलान हो गया, पेनल्टी लगा दी। अगेन अ केस ऑफ नॉर्मल या एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। तो जो एबनॉर्मल कॉस्ट होती है वो मैं अपनी कॉस्ट में ऐड नहीं करता,
क्योंकि देखो ये क्या हर बार होनी है। अगर मैंने आज टाटा नैनो का प्राइस डिसाइड करना है, लेकिन जो मैंने पहला लॉट बनाया उसमें डीमरेज के चार्जेस भी इंक्लूड कर दिए, तो मैं सारी टाटा नैनो कार्स का प्राइस ज्यादा फिक्स करूंगा। वो तो मैंने कंटिन्यूसली टाटा नैनो बना के बेचनी है, उसका प्राइस एक बार डिसाइड करना पड़ेगा। पहला लॉट ये मान के चलो, पहले लॉट में डीमरेज के चार्जेस लग गए या डिटेंशन के चार्जेस लग गए या पेनल्टी के लग गए, ये अवॉइड हो सकता था। इसको मैं फाइनेंशियल पेनल में तो डाल लूंगा, नो डाउट, कंपनी इसको इंकर करेगी, फाइनेंशियल लॉस है ये, बट कॉस्टिंग के लिए मेरे को इसको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉस्टिंग में अपनी मैं ऐड नहीं करूंगा। अगर मैंने कॉस्टिंग में इसको ऐड कर दिया तो प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू कम्पेटिटर। हो सकता है कम्पेटिटर ने ये ढंग से किया हो, उसने ये कॉस्ट इंकर नहीं की होगी, उसका प्राइस सस्ता दिखेगा, मेरा महंगा दिखेगा। तो इसको बचाने के लिए ये कॉस्ट ना हो, मैं अगली बार ध्यान दूंगा कि डिमरे चार्जेस ना लगे, या मेरा जो ट्रांसपोर्टर है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके चले, या वो लाइट ना स्किप करे। क्लियर है? तो ये इनकी नेचर क्या है, एबनॉर्मल। दिस इज एबनॉर्मल लॉस, और इसको आपको करना है नो ट्रीटमेंट। क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स। आपने देखा होगा कि जब गुड्स भेजे जाते हैं, कई बार बड़े वो कंटेनर्स में या क्रेट्स में भेजा जाता है ताकि वो टूटे ना या डैमेज ना हो। ठीक है, अब कंटेनर्स के साथ भेज रहा है सप्लायर, आपको दिखा भी देता हूँ कंटेनर्स कैसे दिखते हैं। ये वाले कंटेनर्स देखे हुए हैं आपने, ऐसे वाले होते हैं जो, ये वाला, तो ये कंटेनर्स रिटर्नेबल होंगे, मतलब जब आया माल, मैंने अपना माल, बंटी जो स्टोर कीपर है उसने माल निकाल लिया और कंटेनर वापस कर दिया। हो सकता है कि आपका सप्लायर कंटेनर के लिए आपसे चार्जेस दे रहा हो, लेकिन वो कहता है कि अगर आपने वापस कर दिया ना तो मैं वो चार्जेस आपको वापस रिफंड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर तो कंटेनर्स मैंने रिटर्न कर दिए, या तो उसका रिटर्न कर लिए, या हो सकता है नॉन रिटर्नेबल हो। अगर तो कंटेनर्स होंगे रिटर्नेबल तो रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट। ठीक है, अगर एडेड होंगे पहले, क्योंकि सप्लायर ने कॉस्ट ऐड करके कंटेनर्स की भेजी होगी, और जब मैं उसको रिटर्न कर दूंगा कंटेनर्स, तो मेरे को वो कॉस्ट क्या करनी पड़ेगी फिर बाद में, लेस। और अगर नॉन रिटर्नेबल हो तो क्या होगा, अगर कॉस्ट में ऑलरेडी एडेड है ही है तो इग्नोर कर दूंगा, अगर कॉस्ट में ऑलरेडी एडेड है तो बस एडेड रखने हैं, और अगर नहीं एडेड है तो ऐड कर दूंगा। तो सिंपल, टू बी एडेड इन कॉस्ट। अगर ऑलरेडी हो रखे हैं तो एज इट इज रहने दो, और अगर नहीं हो रखे तो ऐड कर दो। क्लियर है? सर वॉइस क्रैक हो रही है आपने मेरी। क्या करना है फिर, उतना ही पार्शियल कॉस्ट क्या करना है, रिड्यूस कर लेना। नेक्स्ट, शॉर्टेज। आपने माल मंगवाए थे 10 यूनिट या 100 यूनिट,
सर वो ट्रैक हो तो जो गया। बहुत नींद आ रही है आप सबको, तो उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे। कल जो आया, एक सेकंड, कौन बोल रहा हो? सर वॉइस क्रैक हो रही है। ये मैं आपको थोड़ा सा बता ही चुका हूँ। सर वॉइस क्रैक। क्लास कितने बजे है? आज है एक और इसके बाद, पता नहीं आपको? 12:15 पे है। ओके, तो 10-15 मिनट कर लेते हैं, फिर ये कंप्लीट करवा देना टॉपिक। इशू क्यों आ रहा है? कॉस्ट में ना पहले दो जो लेक्चर्स होते हैं उसमें थोड़ा सा थ्योरी होता है, क्योंकि आपको पहले प्रैक्टिकल पहुंचने से पहले आपको थोड़ा थ्योरी बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ है, उसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है, फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अभी मेरे को पता है, दिख रहा है कि आपको सुस्ती चढ़ रही है कि खत्म कब होगा, इतने आपने पॉइंट्स बता दिए सर, बट ये मेरे को कराने पड़ेंगे। अब मैं आपको सीधा क्वेश्चन कराने लगता हूँ और पूछो सब्सिडी का क्या करना है बताओ। आप भी कहोगे ठीक है, भाई ने जो बोल रहा है कि हाँ रिड्यूस कर देते हैं, ऐड करना है, ऐड कर देते हैं। तो इससे पहले मेरे को थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ अप देना पड़ेगा कि ऐड कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं या नो ट्रीटमेंट, तो क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन। तो थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा क्लासेस में। और उसके बाद आपकी अकाउंट्स की डाइट है, 3-3 घंटे की क्लास होगी, फिर लॉ टैक्स। तो थोड़ा मेंटल मेकअप पहले से कर लो कि हाँ, कि क्लासेस हो सकता है कि बीच में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट बोरिंग लगे या लंबी स्ट्रेच हो जाए। आपको कोशिश करना है कि आप लोग जोन आउट ना हो या सुस्ती ना डालो। और मैं अपनी क्लास में बोल देता हूँ, अगर आप मेरे से पढ़ते हो तो चाय वगैरह कॉफी पीनी हो, मेरे को कोई इशू नहीं है। हाँ, चाय कॉफी, ये नहीं चिप्स भी खाई जा रहे हो, पीछे पास्ता पता नहीं क्या क्या चल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। बट चाय कॉफी पीनी हो, आई एम ओके विद इट। ठीक है। अब क्लास नहीं चल रही है, अब उसका मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों वो नेटवर्क्स। रिकॉर्डिंग मिली जाएगी ना आपको, रिकॉर्डिंग सर अब मिली। चल सर रहा अब है चल सर, रहा आ है रहा सर, है। आ रहा है। आ रही है क्लास, ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर दूँ। सर बस 15 मिनट की रहेगी, ये मैं एक बार समराइज कर देता हूँ फिर सारा। ओके, लास्ट पॉइंट ही है वैसे। तो शॉर्टेज, शॉर्टेज आपके दो रीजन की वजह से हो सकते हैं। एक आपका हो सकता है नॉर्मल लॉस, एक हो सकता है आपका एबनॉर्मल लॉस। ठीक है। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अब बंदा जो ट्रांसपोर्टर है वो ट्रक में 100 यूनिट्स लेकर आ रहा है मेरे लिए, या 100 लीटर्स लेकर आ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। रहा है। की तो थी स्क्रीन शेयर यार, एक सेकंड रुको। अब हो रही है स्क्रीन शेयर। यस सर। अब एक बंदा 100 लीटर्स का सामान लेकर आ रहा है मेरे लिए। अब जब तक वो मेरे पास पहुंचा 100 लीटर्स लेके, ठीक है, इसमें से 10 लीटर इवेपोरेट हो गया। 100 लीटर्स उसने मेरे को कॉस्ट करा था ये, लेट सपोज 10,000 रुपीज, लेकिन पहुंचते पहुंचते इसमें से 10 लीटर इवेपोरेट कर गया।
तो कितना बचा 90 लीटर्स। अब इस केस में मेरे पास क्वांटिटी कितनी है 10 लीटर्स। मेरा क्या हो गया नॉर्मल लॉस की अब नॉर्मल लॉस, तो ये हो गया आप लेस नॉर्मल लॉस कर दोगे। कैसे ट्रीटमेंट करनी है मैं वो बता रहा हूँ। तो लेस नॉर्मल लॉस, तो 90 लीटर्स की कॉस्ट आपके लिए कितनी की हो जाएगी 10,000 हो जाएगी। तो जहां पे पहले पर लीटर आपको हो रहा था 100 रुपीज पर लीटर कॉस्ट थी, वो कॉस्ट आपकी पर लीटर क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल लॉस है। कहने का मतलब है कि ये जो गुड यूनिट्स है 90 लीटर्स, ये इन 10 लीटर की कॉस्ट उठाने को तैयार है। दे आर रेडी। क्यों? क्योंकि कहते हैं नॉर्मल लॉस है कोई ना, हम इन 10 लीटर्स की कॉस्ट का हेडेक उठाने को तैयार है नॉर्मल लॉस के केस में। तो पर लीटर कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी करके देखना 10,000 डिवाइडेड बाय 90 पर लीटर कॉस्ट। कोई कैलकुलेटर नहीं लेकर आ रहा साथ में? 111 रुपए। तो ये था केस ऑफ नॉर्मल। सेकंड केस लेते हैं। ये 100 लीटर्स का ट्रक लेकर आ रहा था ट्रांसपोर्टर, ठीक है, लेकिन जो अंदर ये ट्रांसपोर्टर बंदा ड्राइवर बैठा हुआ था ये दारू पी के चला रहा था। इसने क्या किया, ये ट्रक चला रहा था, मैं निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया और मैं गड्डी ठोक आया। तो ठोकने की वजह से 10 लीटर क्या हो गया स्पिल हो गया। ये 10 लीटर जो स्पिल हुआ केस ऑफ नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस, क्या ये अवॉइड हो सकता था बताओ? अवॉइड हो सकता था। तो दिस इज अ केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अब पहले 100 लीटर्स की कॉस्ट कितनी थी 10,000। आपके पास कितना लॉस हो गया एबनॉर्मल माइनस एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया 10 लीटर्स हो गया है ना। 10 लीटर्स हो गया, कितना बचा आपके पास? अब ये 90 लीटर्स कितना कॉस्ट उठाएंगे, ये 9,008 हटाएंगे अपने ऊपर लेंगे, ये 1000 जो है ये 90 लीटर्स, अब ये 1000 की कॉस्ट अपने सर पे उठाने को तैयार नहीं, ये आप अलग से कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। क्लियर हुआ? मटेरियल की कॉस्ट कितनी रहने वाली है पर लीटर इस केस में 100। क्लियर हुआ सबको? तो ये दो एग्जांपल थे। इस केस में क्या होगा, दिस विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएनएल। ये बाद में बताऊंगा कॉस्टिंग पीएनएल क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है लेकिन कॉस्टिंग वाला वहां पे अलग से ट्रांसफर हो जाएगा। और पर लीटर कॉस्ट इस केस में एबनॉर्मल लॉस के केस में पर लीटर कॉस्ट कितनी होगी 100 ही रहने वाली है। 9,000 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू। तो ये था आपका वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल का थ्योरी वाला पार्ट। तो क्वेश्चन करना चाहते हो कि नहीं? बहुत है, बताओ एक क्वेश्चन करें। एक कर लेते हैं स्टडी मैट का क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए जितना भी हमने किया है। तो ये देखो आपका ये मटेरियल रिक्वायरमेंट प्रोसेस, ये मैंने आपको काफी ब्रीफ में बता दिया। बिल ऑफ मटेरियल, मटेरियल एक्विजिशन, देखो कितनी ज्यादा थ्योरी लिखी हुई है। परचेज एक्विजिशन, रीवैल्यूएशन, देखो ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सब्सिडी ग्रांट, रोड टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, डिमरेज, डिटेंशन, पेनल्टी, इंश्योरेंस चार्जेस, कमीशन ब्रोकरेज, फ्रेट, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स, शॉर्टेज। उसके बाद आपका पहला क्वेश्चन, एक यही क्वेश्चन करेंगे। An invoice in respect of consignment of chemical A and B provides the following information. केमिकल 10,000, ए केमिकल ए 10,000 kg हमने कितने का लिया 10 पर kg, केमिकल बी 8,000 kg एट द रेट ऑफ 13 पर kg। तो आपको केमिकल ए की कॉस्ट बता दी टोटल 1 लाख। क्या 1 लाख लोगे केमिकल ए के लिए? कॉस्ट में ऐड करोगे? करोगे। और केमिकल बी के लिए क्या 1,04,000 लोगे? लोगे।
अब कस्टम ड्यूटी का रेट क्या है? एट द रेट 10%, क्रेडिट नॉट अलाउड, तो 20,400। तो मुझे बताओ क्या ये कॉस्ट आपने ऐड करनी है? करनी है करनी है, तो प्रोपोर्शनेटली कर दोगे। 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000 और 1,04,000 का 10%, तो टोटल कितना बन गया? 20,400। नीचे देख सकते हो उन्होंने ऐड भी किया होगा, 1 लाख प्लस 1,04,000, नीचे 10 और 10,04,000 दिख रहा है आपको। नेक्स्ट, रेलवे का फ्रेट टोटल खर्चा 3,840 है। अब बताओ, अब आप बताओ, लॉजिकली बताओ, जो फ्रेट रेलवे वाले लेंगे वो किस बेसिस पे लेंगे? वैल्यू के बेसिस पे कि वेट के बेसिस पे? वेट के बेसिस पे। तो क्या आप 3,840 को 1 लाख और 1,04,000 के प्रोपोर्शन में करोगे कि 10,000 और 8,000 के प्रोपोर्शन में करोगे? 10,000 और 8,000। क्या उनको फर्क पड़ता है कि महंगी चीज है? उनको क्वांटिटी से पड़ता है, वेट से पड़ता है कि कितना माल आप लोड कर रहे हो। तो 3,840 को अगर केमिकल ए में बांटना है तो कैसे निकालोगे? 3,840 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 18,000। क्लियर हुआ? बताओ फ्रेट करा के दिखाऊं सॉल्व। ये देखो, रेलवे फ्रेट इन द रेशियो ऑफ क्वांटिटी परचेज। रेशियो क्या है? 5:4। 10 और 8 की रेशियो क्या बनेगी? 10,000 और 8,000 की 5:4। तो 3,840 को 5:4 की रेशियो में आपने बांट देना। तो उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो इससे उन्होंने क्या कर दिया? टोटल कॉस्ट निकाल। अब आगे 500 केजी का शॉर्टेज केमिकल ए में था और 320 केजी का शॉर्टेज केमिकल बी में था। 500 का ए में, 320 का ए में, ये ड्यू टू नॉर्मल ब्रेकेज है। अब केमिकल ए का कितना बचा अभी? 9,500 बचा। क्या 9,500 इस 500 केजी का बार उठाने को तैयार है? यस और नो? तैयार है। क्यों? क्योंकि लॉस किस चीज का है? नॉर्मल ब्रेकेज का है। और बी का 320, 8,000 माइनस 320, 7,680। तो क्या वो 7,680 इस 320 केजी का लॉस उठाने को तैयार है? तैयार है। तो आप ये क्वांटिटी लेस कर दोगे। देखो 10,000 में से 500 माइनस किया हुआ है और 8,000 में से 320 माइनस किया हुआ है। क्लियर है? 9,500 और 7,680। और एक हम और 2% की डिट्यूरेट होगा, प्रोविजन बना के चलते हैं। ठीक है, तो ये हम लेके चलते हैं कि लॉस होगा ही होगा, ये हम लेके चलते हैं। तो 2% आप और प्रोविजन बनाओगे कि स्टोर में लॉस होता है। ये भी जो डिट्यूरेशन होती है ये होनी है कि ये एबनॉर्मल है? बताओ। होनी है, डिट्यूरेट होना ही होता है माल। तो 2% आपको और रिड्यूस कर देना। क्लियर है? तो 9,500 माइनस 2% एंड 7,680 माइनस 2% और कर दोगे तो आपके लिए कॉस्ट पर केजी कितनी हो जाएगी? केमिकल ए के लिए 112,133 डिवाइडेड बाय 9,310, और केमिकल बी के लिए 116,107 डिवाइडेड बाय 7,526.4। क्लियर है? तो ये आपका पर केजी कॉस्ट आ जाएगा। तो आज के लिए मेरे ख्याल से बहुत है। तो नेक्स्ट अगर आप जैसे कंटिन्यू करोगे तो हम मेन क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो। ऑनलाइन सबको क्लियर है जितना किया? कोई डाउट तो नहीं? हाँ सर। ठीक है, मिलते हैं।